हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो यहाँ पर हम आपको पता है कि यहाँ पर हम ज्योग्राफी की अपनी एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने 10th क्लास की एनसीईआरटी शुरू की थी। तो 10th क्लास की एनसीईआरटी में हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज ज्योग्राफी की चैप्टर में हम ज्योग्राफी की सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए पांचवें चैप्टर जो कि है हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसे हम खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो बात कर रही हूं मैं खनिज की। ठीक है, एक सेकेंड। खनिज, खनिज क्या होता क्या है खनिज? ठीक है, तो खनिज जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ होते हैं, जिनमें निश्चित रूप से भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं। क्या मैंने बताया कि खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ होते हैं, जिनमें निश्चित रूप से भौतिक और रासायनिक तत्व जो होते हैं, गुण जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। समझ में आया? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये चट्टानों में हमें देखने को मिलते हैं, पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे के संस्तरों में ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो खनिज समझ में आया। खनिज के मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो हो गया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, आपने सुना होगा गैलेना, ये इत्यादि खनिज हैं। ठीक है, तो चैप्टर में हम कुछ पढ़ेंगे। देखो, तो इसमें आपको कह रहा है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आपने जरूर धातु से बनी विभिन्न विभिन्न वस्तुएं देखी होंगी। ठीक है, तो इन वस्तुओं को आपको पहचान करना है। देखो, भूपर्पटी विभिन्न खनिजों के युग से बनी चट्टानों से निर्मित है। भूपर्पटी जो अपनी क्रस्ट है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से निर्मित एक चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं क्या करती हैं, निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। हम इन हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, ये सब ही खनिज हैं। ठीक है, रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने होते हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खनिजों का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, खनिज क्या है मैंने आपको बता दिया कि खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान समृद्ध तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। और खनिज विभिन्न विभिन्न रूपों में इस प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा से लेकर नरम चूना तक सम्मिलित है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि खनिज संसाधन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मैं एक नई स्लाइड ऐड करती हूँ। तो खनिजों की अगर मैं बात करूं तो ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है धात्विक खनिज। क्या होता है? धात्विक खनिज। दूसरा होता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। ठीक है, क्या मैंने बताया? एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिनमें क्या होती हैं, धातुएं पाई जाती हैं। क्या? धातुएं पाई जाती हैं, इन्हें हम कह देते हैं धात्विक खनिज। अब ये धात्विक खनिज जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो लौह धात्विक, एक तो होती है लौह धात्विक, एक होती है अलौह धात्विक। ठीक है, एक होती है अलौह धात्विक। लौह धात्विक किसे कहते हैं? जिसमें लोहा पाया जाता है, जैसे कि लौह अयस्क जो होते हैं, मैग्नीज। ठीक है, अलौह धात्विक में कौन से खनिज होते हैं जिसमें लोहा नहीं पाया जाता? जैसे बॉक्साइट और तांबा और सीसा, इनमें क्या होता है, लोहा नहीं पाया जाता। अब मैं बात करूंगी अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज में ये जो होते हैं, इनमें ये धातु रहित होते हैं, इनमें धातुएं नहीं पाई जाती। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करूं तो अभ्रक, ठीक है, चूना पत्थर, चूना पत्थर। और एक एग्जाम्पल देखो, क्या है? जिप्सम। ठीक है, समझ में आया खनिजों के प्रकार? थोड़ा सा बुक से पढ़ेंगे कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अयस्कों में पाए जाते हैं।
किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। खनिज का आर्थिक महत्व कब है? जब अयस्क में खनिजों का संचयन क्या हो, पर्याप्त मात्राओं में है, तभी इसका आर्थिक महत्व होता है। ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे खनिज प्राय क्या होते हैं, निम्न शैल समूह में पाए जाते हैं। खनिज पाए कहाँ जाते हैं वो देखो, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं। आग्नेय चट्टान क्या होती हैं, कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, तो आप जाके देख लेना। छोटे जमाव सिराओं में ये वृहद रूप से बृहद जमाव परत के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है। इनका निर्माण कब होता है, तो जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं, तब इनका निर्माण होता है। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर क्या होते हैं, जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन और जमाव के कारण होता है। ठीक है। उम, कोयला और कुछ अन्य प्रकार के जो होते हैं लौह अयस्क के निर्माण के लंबी अवधि तक अत्यधिक देखो आगे क्या है, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। क्या है? धरातली खनिजों का निर्माण की एक अन्य विधि क्या है? धरातलीय चट्टानों का अपघटन। अपघटन मतलब कि टूटना। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टान ही रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार ही होता है। ठीक है। अब आया समझ। देखो, पहाड़ियों के आधार, घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी खनिज पाए जाते हैं और महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश व्यापक रूप से विस्तारित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रगहित होते हैं। महासागरीय तली की भी मैग्नीज ग्रंथियों में धनी है। देखो, रेट होल खनन आपने सुना होगा। तो भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं। राष्ट्रीयकृत मतलब कि सरकार, राष्ट्रीयकृत होना मतलब कि क्या है, इस जो खनिज होते हैं इनका निष्कर्षण सरकार की अनुमति के बाद ही संभव है। ठीक है। किंतु उत्तरी पूर्वी भारत में अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत या समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जो वाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो, भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। ठीक है। देखो, अब मैं आपको बताऊंगी लौह खनिजों के बारे में कि लौह खनिज क्या होते हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों में गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीप शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक ये जो देखो, राजस्थान में बहुत सारे अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान में आर्थिक महत्व खान मतलब कि जलोढ़ जो एरिया होता है ना, जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया या जलोढ़
मैदान जो होते हैं उधर पे खनिजों की मात्रा थोड़ी कम होती है या ना के बराबर होती है, कह सकते हैं कि ये खनिज विहीन है। ठीक है, ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब हम लौह खनिज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लौह खनिज क्या होता है? धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य में 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत में अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। देखो, लौह अयस्क क्या होते हैं? लौह अयस्क की मैं बात करूंगी। लौह अयस्क के ये याद कर लेना आप, प्रमुख उत्पादक उत्पादन क्षेत्रों की बात मैं आज करूंगी। ठीक है? सबसे पहले मैं बताऊं तो उड़ीसा, उड़ीसा, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं, इनका खनन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा का कौन सा इलाका? बारबिल क्षेत्र, ये लिख लेना है आपको, बारबिल क्षेत्र या क्योंझर जिला, क्योंझर जिला। ठीक है, उसके बाद झारखंड, झारखंड में जो सबसे प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए वो है सिंह भूमि, ये अन्य खनिजों के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बेलाडिला की खान आपने सुनी होगी, बहुत चर्चे में रहती है, बेलीडला क्षेत्र। ठीक है, और दुर्ग का क्षेत्र। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक, कुद्रेमुख की खान आपने सुनी होगी, तो ये। उसके बाद बेलारी। समझ में आया? आगे हम पढ़ेंगे लौह अयस्क होता क्या है। तो लौह अयस्क एक बहुत आधारभूत खनिज है, औद्योगिक विकास की ये रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, भारत में अपने लौह अयस्क के बहुत से संसाधन विद्यमान हैं। अ, उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में भारत धनी है। मैग्नेटाइट क्या होता है? वो सर्वाधिक उत्तम प्रकार का लोहा होता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्तम प्रकार का लोहा कौन सा होता है? लोहा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। कितना? 70%। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण इसी में होते हैं। विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से ये उपयोगी माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हेमेटाइट जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह अयस्क है, इसका अधिकतम उपयोग जो है वो हुआ है। इसमें लोहांश की मात्रा क्या होती है? मैग्नेटाइट से थोड़ी कम होती है, लगभग कितनी? 50 से 60% होती है। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड से प्राप्त हुआ जो शेष उत्पादन है वो 3% होता है। और जो अ, जो 97% उत्पादन होता है वो इन जिलों से, इन राज्यों से, और लगभग 3% अन्य राज्यों से लोहे का प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अ, उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा में सबसे उच्च कोटि का हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। मयूरभंज और केओंझर जिला जो होता है, उधर की खदानों से लौह इसके निकाला जाता है। इसी सन्निध झारखंड के सिंह भूमि जिले से भी ये लोहा, जो मैंने आपको बताया ना, सारे इलाके जो हैं जहाँ पे ये लौह इसके पाया जाता है, मेन मेन। ठीक है, उड़ीसा झारखंड पेटी मैंने आपको बता दी। उड़ीसा में हेमेटाइट प्रकार का जो होता है लौह अयस्क वो बहुत अच्छा पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अ, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी की। तो ये जो पेटी होती है ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। कौन सी? दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, मतलब कि कहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का यहाँ पे लोहांश पाया जाता है? तो बस्तर जिले, बस्तर जिला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडिला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उच्च कोटि का हेमेटाइट लोहा पाया जाता है, जिसमें इसकी गुणवत्ता लौह के 14 जमाव मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं? लोहे के 14 जमाव यहाँ पे इसकी गुणवत्ता के इसी गुणवत्ता के मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इस्पात बनाने के सर्वश्रेष्ठ गुण विद्यमान है इसमें। और इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम, पत्तन से जापान और दक्षिण कोरिया को भी निर्यात किया जाता है। अब मैं बात करूंगी, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलूर, तंजावुर, और रायचूर, 5 जिले हैं। 5 जिले हैं, 5 जिले। 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 5 जिले हैं, 5 जि
तुमकुरू पेटी, ठीक है। तो ये पेटी कहाँ पाई जाती है? लगभग कनाडा वाले क्षेत्र में, कनाडा के पश्चिमी घाट में स्थित कुद्रेमुख की खाने 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पाई जाती है। यहाँ पे भी यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, दक्षता से दोहन किया जाता है और मारमगांव पत्तन से इसका निर्यात भी किया जाता है। अब मैं बात करूंगी किसकी? मैग्नीज की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मैग्नीज। देखो, तो मैग्नीज भी मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाएं बनाने में और पेंट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो उड़ीसा है ना हमारा, उड़ीसा, वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है, उड़ीसा अपना। और 2000 से 2001 में कुल उत्पादन का 1/3 भाग से भी अधिक यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अ, अलोह खनिज, अलोह खनिज में कौन कौन से आते हैं? तांबा। भारत में तांबे के भंडार उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खानें देश के लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक राज्य है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। राजस्थान की कौन सी? खेतड़ी की खानें। इनका खेतड़ी की खानों का जो उल्लेख है वो अपनी इतिहास की बुक्स में भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बात कर रही हूँ अब मैं बॉक्साइट की। तो देखो, अनेक अयस्कों में भी एल्यूमिनियम पाई जाता है, परंतु सबसे अधिक जो एल्यूमिना क्ले है जैसे दिखने वाले पदार्थ होते हैं वो बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जाते हैं। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ ही अत्यधिक शक्ति के साथ लेकिन अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धता भी पाई जाती है, ठीक है। ये देखो, मंजल खंड में तांबा की खदान है। ये बॉक्साइट की बात कर रहे थे ना हम। तो ये मुख्य रूप से अमरकंटक पहाड़, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ कोरापुट और सबसे बड़ा भंडार भी यहीं पे पाया जाता है। और यहाँ कोरापुट जिले में पतमाली निक्षेप में सबसे महत्वपूर्ण बक्साइट निक्षेप है, ठीक है। अभ्रक, अभ्रक क्या है? ये एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्थर क्रम में पाया जाता है। अभ्रक की फोटो आप गूगल से निकालो और देखो कि कैसे दिखता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले और भूरे रंग के भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो, अब हमारा बचा है चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है? कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी क्या होती हैं? ये चट्टानें होती हैं। चूना पत्थर देखा होगा ना आपने। तो ये क्या होती है? अवसादी चट्टानों में ये चूना पत्थर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और ये सीमेंट उद्योग का क्या होता है? चूना पत्थर कच्चा माल की तरह प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर कच्चे माल की तरह प्रयोग होता है और लौह प्रगरण में भट्टियों के लिए ये आवश्यक होता है। उसके बाद अब यहाँ पे हमें पढ़ना है इस खनन के जोखिम और खतरे के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो खनन का जो होता है वो स्वास्थ्य में सबसे विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य में प्रभाव, ठीक है। दूसरा अपना है, इसमें दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बड़ी अधिक होती हैं, दुर्घटनाएं होने की। उसके बाद तीसरा, पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं इससे, पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है ना। उसके बाद
उसके बाद चौथा अगर मैं बात करूं तो जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, कैसे? कैसे? देखो, तो स्वास्थ्य में प्रभाव, तो खदानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, जो वहां पे कार्य करने वाले कारीगर होते हैं, तो वो लगातार क्या होते हैं, हानिकारक धूल और हानिकारक धुएं के संपर्क में रहते हैं, जिससे क्या होता है, फेफड़े से जुड़े बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, और अगर सबसे मेन सबसे जानी जानी वाली बीमारी जो है वो कौन सी है, आपने बहुत सुनी होगी, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस। ठीक है, और काला फेफड़ा रोग, काला फेफड़ा रोग, ऐसे रोग हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है उन खदानों के अंदर, गहराई और ऑक्सीजन की कमी से शारीरिक थकान और बेहोशी जैसे खतरे इसमें बने रहते हैं। दूसरा है दुर्घटनाएं। ठीक है, तो बहुत अधिक देखा जाता है कि खदानों में क्या होता है, छत गिरने की संभावनाएं बड़ी बनी रहती है, छत गिरने का खतरा बड़ा ही बना रहता है। इस इन खतरों में क्या होता है, इन दुर्घटनाओं में क्या होता है, खनिज जो अपने कारीगर जो श्रमिक होते हैं वो दब जाते हैं। ठीक है, सैलाब आने की बहुत अधिक संभावना होती है, और सैलाब कहाँ पे अधिकतर आता आया करता है, जो भूमिगत खदानें होती है ना अपनी, वहां पे सैलाब का खतरा अधिक बना रहता है। ठीक है, और अगर वो कोयले आदि की खदान है तो वहां पर आग लगने का खतरा बना रहता है, जिससे श्रमिकों की जान को बहुत अधिक खतरा रहता है। उसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव, खनन से क्या होता है, खनन से जल बहुत अधिक प्रदूषित हो सकता है। ठीक है, जल, उससे क्या होता है, उससे क्या हो सकता है कि आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे पेयजल की मात्रा में बहुत कमी देखी जा सकती है, या गंदा होना भी देखा जा सकता है। ठीक है, जैव विविधता, देखो, जैव विविधता कैसे कि जैसे अत्यधिक खनन अगर जिस क्षेत्र में होगा, वहां पे भूमि का क्षरण तो होगा ही होगा। ठीक है, भूमि का क्षरण होगा तो कृषि क्या होगी, वो बंजर भूमि में तो की नहीं जा सकती। ठीक है, तो कृषि योग्य भूमि ही नहीं बचेगी, जंगलों की कटाई होगी और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जैव विविधता को प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चौथा अपना है सामाजिक प्रभाव। कई बार क्या होता है, खनन के लिए जो होते हैं वो स्थानीय लोग जबरदस्ती उनका विस्थापन किया, जबरदस्ती उनको पकड़ा जाता है खनन के लिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो जो श्रमिक होते हैं वो अपनी आजीविका, जिस जिस जो पहले वो काम कर रहे होते हैं वो खो देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक खतरा है सामाजिक प्रभाव वाला। अब देखो, ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको, बता दिया। अब खनिजों का संरक्षण, मतलब इसके संरक्षण के भी कुछ उपाय होंगे ना, तो सबसे पहला उपाय तो क्या है, सबसे पहला उपाय तो क्या है कि खनिजों के लिए सुरक्षा सुरक्षा उपकरण जो है ना, श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा उपकरण का सही जगह पर सही टाइम पर उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और जो भूमिगत खदानें होती हैं, भूमिगत खदानें जो होती हैं, खदानें जो होती हैं, वहां पर क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन की सुविधा बहुत होनी चाहिए, वेंटिलेशन की सुविधा अधिक होनी चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है कि खनन क्षेत्रों का पुनर्वास, और खनन के बाद भूमि को जब मतलब कि खनन खत्म हो जाए वहां पे, तो भूमि को उपजाऊ बनाने के प्रयास किए जाना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, सतत विकास जो हम जिसकी बात करते हैं ना, सस्टेनेबिलिटी की, तो उसका सबसे अधिक ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, खनिजों का संरक्षण। ठीक है, तो खनिजों को अपने खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि इनका ज्यादा ही उपयोग ना किया जाए, जरूरत से ज्यादा इनका उपयोग ना किया जाए, या फिर जरूरत से ज्यादा इनका शोषण भी ना किया जाए। रिसाइकलिंग एक, रिसाइकलिंग, ठीक है,
रिसाइकलिंग क्या है कि जो धातु और अन्य संसाधन होते हैं इनका बार बार उपयोग, यानी कि उनको पुनः उपयोग में लाते रहना चाहिए। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा बुक से। ठीक है, तो उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रपटी का 1% जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगते हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऊर्जा संसाधन की। तो देखो ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो कोयला, सबसे पहला तो क्या है, कोयला ही है। दूसरा क्या है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। तीसरा अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। और चौथा जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ये सभी क्या है, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, अ, तो कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, जैसे लौह उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र देखे थे ना, वैसे ही कोयला उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड का झरिया बड़ा प्रसिद्ध है, उड़ीसा का तालचेर बड़ा प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो थोड़ा सा बुक से पढ़ें। ऊर्जा की सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा संसाधन आवश्यक हैं, जैसे कि खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत या गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत सम्मिलित हैं, और गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को देखा। ठीक है, परंपरागत इसमें क्या है, कोयला। भारत में कोयला क्या है, बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, उद्योगों और घरेलू जो जरूरतें होती हैं उनकी आपूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों से संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों में से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। ठीक है, लिग्नाइट जो होता है वो निम्न कोटि का लिग्नाइट जो होता है वो निम्न कोटि का कोयला होता है। ये मुलायम होने के साथ साथ नमी युक्त भी होता है। इसके प्रमुख भंडार जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में नैवेली में पाए जाते हैं। ठीक है, और विद्युत उत्पादन में भी कोयले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला जो होता है वो गहराई में दबा होता है और अत्यधिक तापमान से प्रभावित होता है, और ये जो वाणिज्यिक कार्यों में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला बिटुमिनस कोयला माना जाता है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। ठीक है, भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रमों में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी
कोयले के जमाव पाए जाते हैं। ठीक है, देखो गैर परंपरागत मैंने ऊर्जा के प्रमुख स्रोत मैंने आपको बता दिए, जैसे कि क्या हो गए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और अपशिष्टों से पदार्थों से प्राप्त हुई ऊर्जा। ये क्या है आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है। ठीक है, सबसे पहले तो प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ में पाई जाती है। कहाँ पे? पेट्रोलियम के भंडार के साथ में ये पाई जाती है। ठीक है, इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों की मैं बात करूं तो असम, असम, त्रिपुरा, गुजरात और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यह इसका प्रयोग क्या होता है, घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जा रहा है। बिजली के क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन सीएनजी और घरों में खाना पकाने के लिए ईंधन पीएनजी के रूप में उभर रहा है। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबंध क्षेत्र पश्चिमी तटी में तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पृथ्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है। ठीक है, बात करेंगे अब ये आप पढ़ लेना सब जो मैं छोड़ रही हूँ। अ, विद्युत। ठीक है, तो आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा हैं कि प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है, प्रवाही जल जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, या अन्य ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। तेज बहते जल से तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय अनवीकरण योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो सौर ऊर्जा। क्या? सौर ऊर्जा। तो देखो भारत कैसा एक उष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ पर सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है, क्योंकि सूरज की रोशनी लगातार इस क्षेत्र में पड़ती रहती है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तन किया जा सकता है, जो सोलर सेल होती है ना। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े और सौर ऊर्जा संयंत्र देश के लगभग विभिन्न स्थानों में या भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। देखो सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण ऊर्जा। इससे क्या होगा, इसके न्यूनतम किए जाने से पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान मिलेगा। ठीक है, बात करेंगे हम पवन ऊर्जा से। तो देखो तेज हवा की गति को पवन टरबाइन की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भारत में कहाँ पर? तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान एरिया में ये पवन ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने की भी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु नगरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा के फार्म देखने को मिलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जाति अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होती है ये, जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है।
ठीक है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाते हैं। गोबर गैस प्लांट तो आपने देखे भी होंगे अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं। कैसे? एक तो ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरकों के रूप में ये किसानों को लाभान्वित करते हैं। ठीक है, तो बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलो लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों को ये नुकसान को भी ये क्या करता है, बहुत हद तक रोकता है। ठीक है, अब ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? समुद्र में ज्वार भाटे से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जो जिसको विद्युत में बदला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा। तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग करके इस विद्युत का उत्पादन किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बांध बनाकर इनका उत्पादन किया जाता है। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांधों में ही रह जाता है। क्या होता है कि उच्च ज्वार जब आता है तो ये संकरा खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार जो होते हैं, इनसे पानी अंदर चला जाता है, लेकिन जब द्वार बंद होता है तो पानी बांध में ही रह जाता है। ठीक है, बाढ़ द्वारा बाढ़ द्वार के बाहर के ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पर पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाते हैं। ठीक है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट गुजरात और पश्चिम बंगाल में ये हमें ज्वारी तरंगों से द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? जब अंदर की गर्मी से उत्पन्न ऊर्जा को उपयोग में लाया जाता है, उसे हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। भारत के हिमालय क्षेत्र में और लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा की संभावनाएं सबसे अधिक देखी जाती हैं। क्या किया जाता है? आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या था? ये मतलब कि ऊर्जा की, हमें इस प्रकार की ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों के उपभोग धीरे धीरे बढ़ा दिए गए। इस ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने के लिए करने की हमें क्या है? तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा के संरक्षण की प्रोन्नति, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक इसे अपनाना होगा। एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए ये एक एग्जाम्पल है कि निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। क्या कह रहा है कि जब हम हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम इस तरीके से इसमें अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। कैसे कि हम अपना निजी वाहन प्रयोग करने की, यूज करने के बजाय सार्वजनिक वाहन का ज़्यादा प्रयोग करें, तो हम अ, 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 क्या कर सकते हैं? इसमें अपना भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो जब प्रयोग ना हो तो बिजली बंद कर दें हम। बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के के प्रयोग से हम अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ठीक है, जितना ज्यादा हम ऊर्जा बचत करेंगे, इसी को हम ऊर्जा उत्पादन कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज की क्लास हमारी यहाँ पे ये खत्म होती है, 5वीं क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा। ठीक है, तो आज की क्लास
हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में।